इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का संपूर्ण कवर करेंगे। इस वीडियो में जनवरी से 10 जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट होलिस्टिकली कवर किया जाएगा इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ या फर्स्ट करंट अफेयर्स है, देश का पहला हब एंड स्पोक विमानन मॉडल शुरू हुआ है। वाराणसी से देश के पहले ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक विमानन मॉडल की शुरुआत की जाएगी। इस मॉडल में दिल्ली हब होगा तथा वाराणसी स्पोक एयरपोर्ट होगा। यात्रियों की कस्टम, इमिग्रेशन एवं बैगेज प्रक्रिया वाराणसी में ही पूरी होगी। यह सुविधा 17 अंतर्राष्ट्रीय शहरों से बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएगी। 17 अंतर्राष्ट्रीय शहर कौन कौन से हैं, तो इनमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं: लंदन, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक या कोलालमपुर। इसमें होगा क्या कि पहले की कंडीशंस में, पहले स्थिति में ये होता था कि अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट किसी विदेशी शहर से आ रही है तो पहले उसको हब यानी दिल्ली पे उतरना पड़ता था और वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें होती थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी होती थी। लेकिन वर्तमान इस वाली व्यवस्था में, हब एंड स्पोक वाली व्यवस्था में, पर्सन या जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो डायरेक्ट वाराणसी लैंड करेगा और उसकी इमिग्रेशन की प्रक्रिया यहीं पर पूरी कर दी जाएगी। उसको दिल्ली में इमिग्रेशन की प्रोसेस या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं हो जाएगी। यहाँ पे कस्टम, इमिग्रेशन, बैगेज क्लेम सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। तो वाराणसी स्पोक बनाया गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। तो इसका महत्व क्या होगा? बेहतर संपर्क, समय की बचत, ये सारी चीज़ें इसके लाभ, बेनिफिट्स में हो जाएंगे। यह पहल भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और एयर ट्रैवल को एक नई दिशा देगी। एक देश, बेहतर संपर्क, नया भारत, नई उड़ान। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभर रहा है। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ईडा क्षेत्र में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जा रही है। यह परियोजना HCL एवं फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की जाएगी। यह भारत की पहली डिस्प्ले ड्राइवर IC आधारित OSAT सुविधा स्थापित होगी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू करने वाला यह चौथा राज्य है। तो मतलब सेमीकंडक्टर पॉलिसी पूरे भारत में 4 राज्यों के पास है और उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू करी है। और यह पहल उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाएगी। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में डिस्प्ले ड्राइवर IC आता है, वेफर जो कि काफ़ी टेक्निकल और बहुत ही स्किल भरा काम माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, देन पैकेजिंग, टेस्टिंग, OSAT। तो यूपी में जो बना है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट वो OSAT के लिए है। OSAT सुविधा यहाँ पे बनेगी। और OSAT का मतलब ही होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। मतलब यहाँ पे असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का काम होता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वेफर पे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो नहीं होता है। तो पूरे अगर हम देश में बात करेंगे तो पूरे देश में सेमीकंडक्टर की कम से कम 12 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं अलग अलग राज्यों में। कुछ गुजरात में है, कुछ यूपी में है, कुछ उड़ीसा में, इस तरीके से हुई हैं। तो इंडिया में जो यूपी में हुआ है वो OSAT सुविधा वाला काम होगा, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का काम यहाँ पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रुपे कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश रुपे कार्ड जारी करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। अब तक 7.16 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में 40.60 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। और सेकंड नंबर पे इसमें बिहार है और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। तो इसमें इतना ही है, रुपे कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। बस ये फैक्चुअल बात है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026। अब इस नीति के तहत ये इंपॉर्टेंट नीति है, लेटेस्ट आई है। तो इस नीति में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो 100 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को नोडल एजेंसीज में बनाया गया है और सस्टेनेंस अलाउंस बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक तथा प्रोटोटाइप अनुदान 10 लाख रुपये किया गया है। सीड फंडिंग, ब्याज सब्सिडी, पेटेंट प्रतिपूर्ति एवं मैचिंग ग्रांट जैसी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के यमुना तट पर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया है। पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं अशोक श्रृंखल की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। प्रयागराज नगर निगम ने इसे लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के आदर्शों से लोगों को प्रेरित करना, यह इसका पर्पस है। तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक श्रृंखल की
कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं प्रेरणा पार्क यमुना तट प्रयागराज। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार। तो सबसे पहले योजना का पर्पस देखते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना का क्या पर्पस है? इसका पर्पस है 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराना। तो जो काम करने वाले बच्चे हैं, जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको स्कूल भेजना, यह इस बाल श्रमिक योजना का मुख्य पर्पस है। बच्चों को निरंतर शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना का विस्तार कर इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू कर दिया जाएगा और उद्देश्य वही 8 से 18 वर्ष आयु के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और यह पहले 20 जिलों में थी, अब 75 जिलों में लागू कर दी गई है और बाल श्रम उन्मूलन में यह हेल्प करेगी यह योजना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात इतनी ही थी। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले आयोग की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो उसमें एक सदस्य विशेषज्ञ होगा, 2 सदस्य 1 और सदस्य 2 विशेषज्ञ होंगे, एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जैसा कि विभिन्न आयोगों में होता है। और एक तीसरा सदस्य होगा, वो भी विशेषज्ञ, और चौथा सदस्य होगा, वो भी विशेषज्ञ। यानी 4+1 का स्ट्रक्चर है इसमें। 4 मेंबर्स होंगे और एक अध्यक्ष होगा। उद्देश्य क्या है? तो त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का वैधानिक एवं न्यायसंगत निर्धारण हो, यह इसका पर्पस होगा। कार्यकाल 6 माह निर्धारित किया गया है। कार्यप्रणाली, अनुभवजन अध्ययन, तो ये सारी चीज़ें होंगी। यह आयोग ओबीसी समाज के समुचित प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आयोग में 5 सदस्य होंगे और आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए मात्र होगा और यह त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का वैधानिक एवं न्यायसंगत निर्धारण करेगा। उसके बाद यह खत्म हो जाएगा, यह रिमूव हो जाएगा। तो 6 माह तक के लिए ही इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया जाएगा। तो जलालाबाद नया नाम परशुरामपुरी। तो यह शाहजहाँपुर में पड़ता है। शाहजहाँपुर की जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसी है। यह निर्णय केंद्र सरकार की अनापत्ति प्राप्त होने के बाद लिया गया है और यह नगर भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है तथा लंबे समय से नाम परिवर्तन की मांग हो रही थी और इसी क्रम में यह नया नाम प्रस्तावित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान। 1 जुलाई 2026 को सहारनपुर से डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान शुरू किया गया है। जीएनएसएस तकनीक से डिजिटल भूमि सर्वेक्षण एवं सीमांकन किया जाएगा। अभियान 15 अगस्त 2026 तक सभी तहसीलों में संचालित होगा और इसका उद्देश्य लंबित भूमि विवादों पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और त्वरित निस्तारण करना इसका पर्पस है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। चंपत राव अनिल मिश्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से हटा दिया गया है। जैसा कि चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उसके मद्देनज़र इस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं। कृष्ण मोहन को नया अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है न्यास का और मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ नियुक्त करने तथा 3 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में हटाए गए इन 2 व्यक्तियों को हटाया गया है और नए इस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और मंदिर प्रबंधन शुद्धिकरण हेतु एक सीईओ नियुक्त किया जाएगा। यह नया डिसीजन है और 3 सदस्यीय समिति भी गठित की जाएगी। एसआईटी जाँच चली रही है, एसआईटी जाँच गठित हो गई है। 70 चोरी की घटनाओं के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूपी सोलर रूफटॉप स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। 6.2 लाख से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और देश के कुल संस्थानों का लगभग 17% है। 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य का 50% से अधिक प्राप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा परियोजना शुरू की है। गंगा परियोजना का क्या पर्पस है? तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा और 8000 डिजिटल उद्यमी तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है और परियोजना जो है वो डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और कौशल विकास को भी बढ़ावा देगी। चयनित युवाओं को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गंगा परियोजना शुरू की है। उसके तहत ये 4 प्रमुख पर्पज इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महोबा में जिरकोनियम का विशाल भंडार मिला है। अब महोबा वही जो पान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें जिरकोनियम का विशाल भंडार खोजा गया है। बुंदेलखंड का एक जिला है। इसके साथ उत्तर प्रदेश जिरकोनियम खनन करने वाला देश का 4था राज्य बन गया, 4th स्टेट बन गया है। इसके पहले 3 स्टेटों में जिरकोनियम खनिज का उत्पादन या
एक्सट्रैक्शन उसका हो रहा है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एटॉमिक एनर्जी में, एरोस्पेस में और रक्षा क्षेत्र में होता है। तो इस वजह से ये क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में भी आ जाता है। यह धातु उच्च ताप एवं संक्षारण प्रतिरोधी होता है। तो परमाणु ऊर्जा, एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में इसकी काफ़ी मांग है। इस वजह से यह रणनीतिक धातु के रूप में, रणनीतिक खनिज के रूप में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की पहली एयरशेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना शुरू की गई है। विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना है। 2741 करोड़ रुपए की योजना है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण करना है और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में वेटलैंड पोर्टल एवं 1 मिनट माँ के नाम अभियान का शुभारंभ भी हुआ है। सुराहा ताल देश का 100वां रामसर स्थल बना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। लखनऊ के ITI में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन। अलीगंज राजकीय ITI लखनऊ में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से पहला प्लेसमेंट भवन बनाया जाएगा। भवन में साक्षात्कार कक्ष होगा, विदेशी भाषा प्रशिक्षण होगा, रोजगार सुविधाएं होंगी। यह युवाओं को कौशल विकास, रोजगार एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा और शासन से इसकी मंजूरी भी परियोजना के लिए मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना हेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना हेतु इसके लिए एक समर्पित डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। योजना में शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को शामिल किया गया है। लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। योजना आधार eKYC आधारित एवं आयुष्मान भारत की तर्ज पर संचालित होगी। 5 लाख रुपए तक का लाभ आधार eKYC आधारित है और आयुष्मान भारत की तर्ज पर है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ है। और राजनाथ सिंह एवं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय एकाना क्रिकेट स्टेडियम के निकट 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय नौसेना एवं वीरता एवं राष्ट्र सेवा का प्रदर्शन करना इसका पर्पज़ है। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। तो नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ और राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का निर्यात पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। तो 2025-26 में अगर भारत के यूपी स्टेट की बात करें तो इसका कुल निर्यात लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा। प्रमुख निर्यात वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी, परिधान, फुटवियर एवं मांस उत्पाद इसमें शामिल रहे। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राज्य बन गया है। फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे तमिलनाडु है, फोर्थ पे कर्नाटक है और 5वें पे उत्तर प्रदेश आता है। अगर पूरे देश में एक्सपोर्ट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो गुजरात लगभग 1/4 एक्सपोर्ट करता है, यानी लगभग 26% के आसपास एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने के कई सारे रीज़न हैं। यहाँ पेट्रोकेमिकल है, डायमंड इंडस्ट्री वहीं पे है, बहुत सारे पोर्ट वहाँ पे हैं। तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है और जितना देश से एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 1/4 गुजरात एक्सपोर्ट करता है। यूपी का इसमें 5th नंबर है और लगभग 5 से 6% के आसपास यूपी का एक्सपोर्ट बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है। लोक सेवा अधिकरण के पदाधिकारियों की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु सीमा 65 से 67 वर्ष तथा उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की 62 से 65 वर्ष कर दी गई है। तो अध्यक्ष की 65 से 67 और जो उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी 62 से 65 की कर दी गई है और यह 25 मार्च 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका लाभ वर्तमान पदधारकों को भी मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष की 65 से 67 हुई है, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की 62 से 65 हो गई है। पहले 62 थी, अब 65। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटी और मातृ मृत्यु दर बढ़ी है। तो अभी हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य निकल करके आया है कि नवजात मृत्यु दर 25, शिशु मृत्यु दर 35 तथा 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर 41 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है। और मातृ मृत्यु अनुपात 2024 में 154 हो गया है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। कंगारू मदर केयर, मिल्क बैंक, CPAP मशीन, नियमित टीकाकरण एवं MNCU जैसी पहलों से MMR में कमी आई है। रिपोर्ट में प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव प्रबंधन, जन्म के बाद शुरुआती 48 घंटे की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी बल दिया गया है। तो यह सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये नए फैक्ट, नए तथ्य निकल करके सामने आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लखनऊ बना जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। तो यूपी का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है।
शहर में प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग इसकी हो जाती है। नगर निगम और भूमि ग्रीन एनर्जी के संयंत्र जैविक और अजैविक कचरे का पृथक्करण कर निस्तारण कर रहे हैं। यानी जो कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, उसका सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो सेग्रीगेशन होने के बाद जो जैविक कचरा है और जो अजैविक कचरा है उनको अलग कर दिया जाता है, सेग्रीगेट करके उनको अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से पूरी तरीके से प्रोसेस किया जाता है। मेरठ में पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में शुरू हुआ है। मेरठ में देश का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा करी गई है। गूगल क्लाउड के सहयोग से विकसित यह प्रणाली छात्रों को AI आधारित व्यक्तिगत ट्यूटर सुविधा देगी। वधावनी AI को 85 करोड़ रुपये अनुदान देकर स्वयं और पोषण प्लेटफॉर्म पर AI टूल्स में जोड़े जाएंगे। तो बस इतना याद रखना है कि मेरठ में पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजभवन का नया नाम जन भवन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल आवास है उसका नाम राजभवन था, उसका नाम बदल दिया गया है, अब जन भवन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यह परिवर्तन जन केंद्रित शासन व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। अब सभी आधिकारिक एवं प्रशासनिक दस्तावेजों में जन भवन नाम ही अनिवार्य होगा, यही लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़े AI डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, और जिसमें ग्रीन समूह 2.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह 1 गीगावाट क्षमता वाली परियोजना पूरी तरह ग्रीन एनर्जी आधारित होगी। 2030 तक पूर्ण होने वाली परियोजना में 5 लाख उच्च क्षमता वाले चिपसेट्स लगाए जाएंगे। यह पूरी तरह ग्रीन एनर्जी होगी, 5 लाख क्षमता वाले चिपसेट्स और अत्याधुनिक AI डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। इसमें उत्तर प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने भूआबद्ध राज्य की श्रेणी पहला स्थान प्राप्त किया है। ODP योजना और बेहतर लॉजिस्टिक की अहम भूमिका इसमें रही है, तो यह 4th पोजीशंस पे हो गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की अगर बात करें तो DPIIT की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मेंस की श्रेणी में है। राज्यों का मूल्यांकन 6 सुधार क्षेत्रों और 19 कार्य बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। गुजरात लगातार 5वीं बार बेस्ट परफॉर्मर बना, जबकि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीतियों के कारण उभर कर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की एक स्पेशल विशेष नीति भी है। गुजरात लगातार 5वीं और बेस्ट परफॉर्मर है। उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर की श्रेणियों में है और स्टार्टअप नीतियों के कारण उभर कर सामने आया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग नीति आयोग DPIIT जारी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 1084 हेक्टेयर में फैला यह रामसर स्थल वेटलैंड प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख आवास है। यह पहला जैव विविधता संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी यह पहल। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। यह रामसर स्थल भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। 65 एकड़ में फैले यह स्थल पहले लैंडफिल क्षेत्र था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में बनेगा। यह विश्वविद्यालय वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया गया। संग्रहालय में शिवाजी एंड द ग्रेट एस्केप गैलरी 70 तकनीक पर आधारित है। यहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे की झलक भी प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट, यक्ष ऐप। यह ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एक उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली है जो पुलिसकर्मियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है। इसमें AI आधारित फेस रिकॉग्निशन, क्राइम GPT और मल्टी लैंग्वेज वॉइस मैचिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। यह एक बीट सिपाही से थानेदार तक डेटा फीडिंग और जवाबदेही सुनिश्चित कर पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 86वां 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। यह कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश विधानसभा की मेजबानी में संपन्न हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष उपस्थिति रही। समापन संबोधन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया तथा सम्मेलन में विधायी प्रक्रियाओं का
को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई है। तो इसका उद्देश्य यह था कि देश भर की जो विधानसभाएं होती हैं उनके पीठासीन अधिकारियों के बीच अनुभवों का, एक्सपीरियंसेस का आदान प्रदान हो जाए, विधायी कार्यों की गरिमा बनी, दक्षता बनी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ये सबका इसका पर्पस था। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी। लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू हुई है। इस लाइब्रेरी में नई शिक्षा नीति के आधारित 4000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका प्रकाशन यूनिवर्सिटी की ब्रेल प्रेस द्वारा किया गया है। आधुनिक रीडिंग रूम में 150 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में सुविधा मिलेगी। यह समावेशी शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश का पहला महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया फूड एक्सपो 2026। लखनऊ में 16 से 18 जनवरी 2026 तक इंडिया फूड एक्सपो के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया और यह एक्सपो खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, स्टार्टअप और कृषि खाद्य उद्योगों को नई तकनीकी एवं बाजार से जोड़ने पर केंद्रित रहा। इंडिया फूड एक्सपो ध्यान रखना है लखनऊ। वाराणसी में पहला खादी प्लाजा। खादी फॉर नेशन पहल के तहत वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा स्थापित किया जाएगा। यह प्लाजा लगभग 3600 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित होगा, जहां विभिन्न राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद उपलब्ध होंगे। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो खादी की वैश्विक बिक्री बढ़ाना है तथा स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ पहुंचाना, यह इसका पर्पस है। इंडस फूड 2026 ग्रेटर नोएडा में वैश्विक खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया TPCI द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारत यूएई खाद्य गलियारा रहा, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में अब उन्नाव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। 230 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी और यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य के तहत आधुनिक जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देगी। कॉरिडोर से लगभग 15,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर यह एक प्रमुख कदम है और उन्नाव जो है वह देश का रक्षा निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ की जाएगी? तो इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में की जाएगी, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी। तो यह एजुकेशन के सेंटर माने जाते हैं यूपी में खास करके। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 4 एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान सब एक ही रेंज, एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध करा दी जाएँ। इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैंपसेस, हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इनोवेशन सेंटर, डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास सुविधाएं सब एक जगह अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो ये 4 जगह सेटअप की जाएगी। डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज़ 2 केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में बिजनौर से डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज़ 2 के तहत एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा? तो विजुअल सर्वे होगा, ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा, एकॉस्टिक मॉनिटरिंग होगी और जल गुणवत्ता में आवास आकलन होगा। और सर्वेक्षण क्षेत्र में प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ, नदी संगम क्षेत्र और वेटलैंड एरिया को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य इंडस और जो इरावदी डॉल्फिन है उनकी संख्या का आकलन करना एवं उनके संरक्षण चुनौतियों का अध्ययन करना है। लक्षित प्रजातियां तो कौन कौन सी हैं? तो इंडस डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन, इन दोनों का ही सर्वे इसमें किया जाएगा। और दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन और गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन और गंगा की सहायक नदियाँ में जमुना, यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर, इन सभी नदियों में सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। और सुंदरबन में भी इसमें शामिल किया गया है, इसी यहाँ पे भी सर्वेक्षण होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में तो होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। पूर्व DGP प्रशांत कुमार को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद प्रयुक्त हुए पद पर हुई है। और आयोग शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रियाओं के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। लखनऊ बना क्रिएटिव सिटी और ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की एक जो है पहल है, उसमें लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को और तरह तरह की क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक और तरह तरह की जो है सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता रहता है। और यह घोषणा उज्बेकिस्तान दिन के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन में की गई है। और इस वजह से लखनऊ की जो प्रसिद्ध अवधी पाक कला है और समृद्धि खान पान की संस्कृति है, इससे अब इसको एक वैश्विक पहचान मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने शंख एयर
अल हिंद एयर और फ्लाई एयर स्पोर्ट्स को संचालन की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जारी कर दिया है। इसमें से जो संघ एयर है वो उत्तर प्रदेश संबंधित एयरलाइन है और इसका संचालन 2026 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेला का पहला आधिकारिक लोगो जारी किया है। ये लोगो कुछ ऐसा दिखता है। लोगों में क्या क्या है तो अक्षय वट है, सूर्य चंद्रमा की 14 कलाएँ हैं और माघ स्नान का श्लोक शामिल है। यह लोगो माघ मेला के धार्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व को दर्शाता है। वाराणसी के नमो घाट पर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। 50 यात्रियों की क्षमता वाला यह पर्यावरण अनुकूल जलयान नमो घाट से रविदास घाट तक के बीच संचालित होगा। अयोध्या में रानी हौ की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 21 करोड़ की लागत से निर्मित इस क्वीन हौ मेमोरियल पार्क भारत दक्षिण कोरिया संबंधों का प्रतीक है। पार्क में किंग पवेलियन, क्वीन पवेलियन और प्रतीकात्मक गोल्डन एग स्थापित किए गए हैं। न्यायिक कार्यवाही में एआई का उपयोग करने वाला पहला जिला संभल बन गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यायिक कार्यवाही में एआई का उपयोग किया गया। चंदौसी जिला न्यायालय में ट्रांसक्रिप्शन आधारित एआई टूल से जामा मस्जिद हरिहर मंदिर हिंसा मामले की सुनवाई हुई। इससे गवाही दर्ज देने की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। उत्तर प्रदेश को आरसीएस उड़ान योजना के तहत गैर प्राथमिकता श्रेणी में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह सम्मान छोटे शहरों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने और सक्रिय नागरिक उड्डयन नीतियों के लिए दिया गया है। राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या 2016 के 59.97 लाख से बढ़कर 2025 में 1.55 करोड़ से अधिक हो गई है। तो इस वजह से इसको मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो जैसे पूरे देश का एक आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 25-26 के लिए यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश करी है। राज्य की अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 30.25 लाख करोड़ हो गई है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर बरेली में 2.5 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। 11 मीटर ऊंचा होगा। 5000 एलईडी आधारित डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी और इसके माध्यम से क्या होगा तो समाचार, सरकारी योजनाओं, जन सूचनाओं का प्रचार और प्रसारण किया जाएगा। नेशनल काऊ कल्चरल म्यूजियम तो मथुरा में बनेगा। नेशनल काऊ कल्चरल म्यूजियम संग्रहालय में गायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ भारतीय नस्लों के 100 डिजिटल एवं सिंबॉलिक मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। समृद्धि योजना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन क्या रहा है तो मीटी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समृद्धि योजना में उत्तर प्रदेश के 4 एक्सेलरेटर चयनित हुए हैं। इनके माध्यम से 35 स्टार्टअप्स को सहायता और 27 स्टार्टअप को वित्त पोषण प्रदान किया गया है। योजना के तहत कुल 9.91 करोड़ वितरित कर नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव यह 16 से 28 फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया। कुशीनगर से शुरू हुआ, पीलीभीत में यह समाप्त होगा। यह महोत्सव कुशीनगर से शुरू होकर कई सीमावर्ती जिलों से होते हुए पीलीभीत में समाप्त होगा। इसका उद्देश्य वही है कि सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना और एक तरीके से सॉफ्ट पावर भारत जो है वह अपना रहा है नेपाल से अच्छे संबंध रखने के लिए। देश का पहला समर्पित ड्रोन रनवे कहाँ पर बना है तो मेरठ में बीआरओ भारत का पहला समर्पित ड्रोन एवं रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट रनवे विकसित कर रहा है। 460 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना 900 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसका उपयोग सैन्य निगरानी, आपदा प्रबंधन और ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। तो यह क्या है समर्पित ड्रोन रनवे। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम फिरोजाबाद में आर्य गुरुकुल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। संग्रहालय में प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा को आधुनिक डिजिटल तकनीकी से प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो फिरोजाबाद में बनेगा पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का पर्पस ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी गई है और वाहन परमिट शुल्क में 100% छूट देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिपी आधारित पूरक पुष्टाहार व्यवस्था। और तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला यह पहला राज्य बनेगा।
अप्रैल 2026 से आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। पारदर्शिता हेतु फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को भी लागू किया जाएगा। तो यह है रेसिपी आधारित पूरक पुष्टाहार व्यवस्था। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने प्रत्येक अंडे पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य तो वही है, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और उपभोक्ताओं को ताजे उत्पाद उपलब्ध कराना है। क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम हेतु $299.66 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है और कार्यक्रम के तहत ई बस, ई थ्री व्हीलर और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 200 नए वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू लाइसेंस। तो जो जेवर एयरपोर्ट है को DGCA द्वारा एयरड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया है। एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे और 24/7 संचालन सुविधा उपलब्ध रहेगी। पहले चरण में इसकी क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की प्रतिवर्ष होगी और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह पूरी तरीके से DGCA द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। रनवे की लंबाई 3900 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं जल जीवन मिशन 2.0, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना गवर्नमेंट की, और इसके तहत रिफॉर्म लिंक्ड MOU पर हस्ताक्षर किया गया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट गंगा ब्रॉडबैंड विस्तार। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार हेतु MOU पर हस्ताक्षर हुआ है और परियोजना में 20 लाख से अधिक घरों तक इंटरनेट सुविधा पहुँचाई जाएगी। इससे ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट गंगा ब्रॉडबैंड विस्तार। नेक्स्ट है दिव्या सिंह का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने यह चुनौतीपूर्ण यात्रा 14 दिनों में पूरी करी है। यह उपलब्धि साहस, धैर्य और महिला खेल सशक्तिकरण का प्रतीक मानी जा रही है। गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा, STPI। अभी उत्तर प्रदेश में 4 हैं, तो ये 5वां हो जाएगा। यह स्टार्टअप्स, MSME और IT कंपनियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। परियोजना राज्य को IT हब बनाने में और रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। 24 मार्च 2026 को निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल में AI आधारित चैटबॉट है, रियल टाइम SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वह निवेश मित्र के माध्यम से संभव हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहसिना किदवई का निधन हुआ है। यह केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री थी जिनका 8 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। मेरठ लोकसभा से 2 बार सांसद चुनी गई थी और मेरठ की पहली महिला सांसद बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं GeM पोर्टल पर रिकॉर्ड खरीदारी। उत्तर प्रदेश ने GeM पोर्टल के माध्यम से 22,337 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सरकारी खरीदारी करी है। केंद्र सरकार ने राज्य को मॉडल स्टेट घोषित कर इसकी पारदर्शी खरीद नीति की सराहना की है। इस पहल से MSME की भागीदारी और सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ी है। गोरखपुर का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया है। AI फॉर ऑल अभियान के तहत 7,64,187 पंजीकरण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसने दर्ज कराया है। यह अभियान TCS फाउंडेशन और अन्य संस्थानों के सहयोग से चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ की लागत वाली दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। 213 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन हाई स्पीड मार्ग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। इससे दिल्ली देहरादून की यात्रा 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगी। यात्रा समय में बड़ी कमी, पहले 6 घंटे लगता था, अब 2.5 घंटे लगेगा। दिल्ली से देहरादून और UP से भी गुजरेगा यह कॉरिडोर। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी दरें लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई न्यूनतम मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में न्यूनतम वेतन 12,356 निर्धारित किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। नई दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने मिलकर देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व विकसित करेंगे। यह पहल वन्यजीव गलियारों और बाघ संरक्षण को मजबूत करने हेतु शुरू करी गई है। उत्तर प्रदेश कृषि सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर, KCC, कृषि आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शेखा झील 99th रामसर साइट बनी है, अलीगढ़ की है शेखा झील और उत्तर प्रदेश की 12वीं बनी है। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है।
नेक्स्ट बात करते हैं रश्मरथी पर्व 2026 लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया और शिवराज सिंह चौहान ने किया। मेजा तापी विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट क्षमता की मेजा स्टेज 2 तापी विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज में है। यह परियोजना 33,000 करोड़ निवेश के साथ 3x800 मेगावाट इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। यह परियोजना एनटीपीसी और राज्य उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित की जाएगी। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अपराध मामलों में देश में 18th पोजीशन पर रहा है। राज्य की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है। हालांकि दहेज मामलों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भारत की पहली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा शुरू हुई है। यह प्लांट प्रति वर्ष 10,000 टन बैटरियों को प्रोसेस करने में सक्षम है। इससे लिथियम, कोबाल्ट और तांबा जैसी धातुओं की रिसाइकलिंग संभव हो पाएगी और इसमें रिसाइकलिंग करने के बाद लिथियम, कोबाल्ट और तांबा को रीयूज़ किया जा सकेगा। तो यह साइक्लिक इकॉनमी में एक तरीके से हेल्प करेगा।